वेलकम टू मिस्कीन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं अ ब्रेव हार्ट डेडिकेटेड टू साइंस एंड ह्यूमैनिटी का इंग्लिश वर्कशॉप लैंग्वेज स्टडी। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड। लैंग्वेज स्टडी का पहला सवाल, पिक आउट द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फाइंड द रूट वर्ड। आपके लेसन बी स्मार्ट के इंग्लिश वर्कशॉप में प्रीफिक्स और सफिक्स का इस्तेमाल बताया गया है। आप चाहें तो ये वीडियो अब देख सकते हैं। अनअटेनेबल, इसमें जो रूट वर्ड है वो है अटेन। अटेन करने का मतलब होता है कोई चीज हासिल करना, और अनअटेनेबल यानी कोई ऐसी चीज जो हासिल नहीं की जा सकती। तो यहां पर हम देखते हैं प्रीफिक्स जो है अन और सफिक्स जो है एबल। और हमने क्या चीज देखी कि जो हमारा रूट वर्ड है अटेन, प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने से ना सिर्फ उसका मतलब बदल जाता है और उसका वर्ड क्लास भी बदल जाता है। अटेन करना एक वर्ब है, टू अटेन, और अनअटेनेबल ये एक एडजेक्टिव है। तो हमारा जवाब है अनअटेनेबल, प्रीफिक्स अन, सफिक्स एबल और रूट वर्ड अटेन। अब देखते हैं दूसरा वर्ड इनडोमिटेबल। हमारा जो दूसरा वर्ड है इनडोमिटेबल, ये खास है। अब देखते हैं इसमें क्या खास है। पहला वर्ड जो हमारा था उसमें रूट वर्ड था अटेन, प्रीफिक्स अन और सफिक्स एबल लगाने से वो बन गया था अनअटेनेबल। तो अटेन का भी एक मतलब था और अनअटेनेबल का भी एक दूसरा मतलब बन जाता है। अब इनडोमिटेबल को देखते हैं। इनडोमिटेबल में इन प्रीफिक्स है और एबल सफिक्स है। तो हम ये मान लेंगे कि जो डोमिट है ये हमारा बुनियादी रूट वर्ड है। लेकिन क्या डोमिट कोई वर्ड भी है? इनडोमिटेबल का मतलब होता है जो काबू में नहीं आ सकता या जो हार नहीं मानता। इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो है टेम, या कह सकते हैं कि जो रूट वर्ड है वो है टेम। टेम करना यानी किसी को काबू में लाना या किसी को ट्रेन करना। ये जो वर्ड है ये अक्सर पालतू जानवरों के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर ये वर्ड डोमिट ये कहां से आया अगर ये इंग्लिश में नहीं है? इंग्लिश जबान जो है इसमें 60% वर्ड्स जो होते हैं वो लैटिन जबान से हैं। लैटिन एक बहुत ही पुरानी जबान है। इससे ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि फ्रेंच, इटालियन वगैरह वगैरह लैंग्वेजेस, इनमें भी काफी लैटिन के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। और जो ये वर्ड है डोमिट, ये लैटिन के इन अल्फाजों में से निकलता है जिसका मतलब टेम करना है। तो हमारा जवाब हुआ इनडोमिटेबल के लिए प्रीफिक्स इन, सफिक्स एबल और रूट वर्ड टेम। तीसरा वर्ड है डिसहार्टनिंग। प्रीफिक्स है डिस, सफिक्स है आईएनजी, रूट वर्ड है हार्टन। टू हार्टन यानी किसी को खुश करना या दिलासा देना, और डिसहार्टनिंग इसका उल्टा है। इनकैलकुलेबल, प्रीफिक्स इन, सफिक्स एबल और रूट वर्ड है कैलकुलेट यानी गिनती कर पाना। अब इनकैलकुलेबल का मतलब है जिस चीज की आप गिनती नहीं कर सकते। अब इस वर्ड को हम दोबारा देखते हैं। इनकैलकुलेबल में आई एन प्रीफिक्स है, एबल सफिक्स है और बीच में क्या वर्ड बचा? कैलकुल। लेकिन जो हमारा रूट वर्ड है वो क्या है? वो है कैलकुलेट। तो अब हमें ये लॉजिक समझना है कि जब हमारा रूट वर्ड ATE से खत्म होता है और जब इस पर एबल सफिक्स लगता है तो क्या होता है कि जो एट है वो वर्ड की जगह हम एबल लगा देते हैं। तो ऐसे और भी वर्ड्स है जैसे कि टॉलरेट, यहां पर भी जब इस पर एबल सफिक्स लगता है तो ये बन जाता है टॉलरेबल। टॉलरेट करना यानी बर्दाश्त करना, टॉलरेबल यानी जो चीज बर्दाश्त के काबिल है। इसी तरह दूसरा वर्ड है नेविगेट, और इसे जब हम इस पे सफिक्स लगाएंगे नेविगेबल तो क्या हुआ? एट की जगह यहां पर एबल आ गया। अगला वर्ड है डिसकॉन्सोलेट। प्रीफिक्स डिस, सफिक्स एट, रूट वर्ड है कंसोल। कंसोल करना यानी किसी को दिलासा देना, और डिसकॉन्सोलेट यानी
कोई ऐसा इंसान जिसे आप दिलासा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वो इंसान बहुत ज्यादा गमगीन है या गुस्से में है। इंश्योरिंग, प्रीफिक्स n, सफिक्स ing, रूट वर्ड है श्योर। श्योर यानी यकीनन और इंश्योरिंग यानी यकीन दिलाना, यकीनी बनाना। अब आखिरी दो केसेस को फिर से देखेंगे। हमारा वर्ड है डिस्कॉन्सोलेट, रूट वर्ड है कंसोल। इसमें देखिए लास्ट लेटर जो है ये क्या है, ये एक वाउल है। AEIOU जो लेटर्स होते हैं वो वाउल होते हैं। अब हम हमारा जो रूट वर्ड है उसमें प्रीफिक्स लगा देंगे। अब हमें लगाना है हमारा सफिक्स जो है ATE। जब हमारा सफिक्स A या किसी भी वाउल से शुरू होता है और हमारे रूट वर्ड का जो आखिरी लेटर है वो भी एक वाउल होता है, तो जो वाउल जो रूट वर्ड में लगा है लास्ट में वो निकल जाता है, जैसे कि इस केस में। इसी तरह दूसरा वर्ड भी है इंश्योरिंग। इसमें भी देखिए जो रूट वर्ड था वो कौन सा था, श्योर। तो श्योर से क्या हुआ, हमने प्रीफिक्स लगाया, ये बन गया इंश्योर। लेकिन अब हमें हमारा जो सफिक्स है उसे लगाना है। जो हमारा सफिक्स है वो क्या है, ING। तो अब क्या होगा, इंश्योर से ये ई चला जाएगा और वहां आ जाएगा हमारा सफिक्स। तो हमारा वर्ड बन गया इंश्योरिंग। तो इस चीज को आप याद रखिए। दूसरा सवाल, से वेदर द प्रेडिकेट्स इन द सेंटेंसेस बिलो कंटेन ऑब्जेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्स और एडवर्बियल्स। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, एडवर्बियल, इस पर डिटेल में हमने ये वीडियो बनाया है। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। आप चाहें तो इस वीडियो को अभी देख सकते हैं। पहला सेंटेंस है मैडम क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम। इसका जवाब है ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट। और ये क्यों, पहले जुमले में हम ये जरूरी चीजें ढूंढेंगे। वो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, और जो वर्ब के आगे है वो क्या है। यहाँ पर वो क्या है, वो एक नाउन है। तो ऑब्जेक्ट का क्या रूल होता है, ऑब्जेक्ट का रूल ये होता है कि जब वर्ब से हु या व्हाट का सवाल किया जाता है तो हमें जवाब मिलता है और वो एक नाउन होता है। तो सवाल क्या है, व्हाट डिड मैडम क्यूरी डिस्कवर, मैडम क्यूरी ने क्या डिस्कवर किया, और जवाब है रेडियम जो कि एक नाउन है, इसलिए हमारा जवाब ऑब्जेक्ट है। दूसरा सेंटेंस है पियर वॉज नॉक डाउन। ये जरा कॉम्प्लिकेटेड आंसर है। कई टीचर्स ने इसका जवाब कॉम्प्लीमेंट कहा है और कुछ टीचर्स ने इसका जवाब एडवर्बियल भी कहा है। हम दोनों पहलू देखेंगे। हमारे हिसाब से आंसर कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए लेसन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन एडवर्बियल का लॉजिक भी हम देखेंगे। अब इस सेंटेंस को दोबारा देखते हैं। पियर वॉज नॉक डाउन। नॉक डाउन, अगर हम इन दो वर्ड्स को एक साथ पढ़ें तो हम उसे फ्रेज कहते हैं। इस फ्रेज का भी एक मतलब है कि किसी को इस तरह से उस पर वार करना कि उसे बहुत ज्यादा चोट पहुंचे या वो मर भी सकता है। अगर लेसन के लिहाज से सोचा जाए तो ये नॉक डाउन जो है ये वही बताता है कि पियर जो है वो मारे गए थे, उनका एक्सीडेंट हुआ था और वो मारे गए थे। तो अगर हम कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से सोचें तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट हमें जो सब्जेक्ट है उसका स्टेट बताता है, उसमें जो वर्ब होता है वो स्टेट बताता है, ना कि एक्शन। तो अगर हम नॉक डाउन को वर्ब ना समझकर हम इसे एडजेक्टिव की तरह ट्रीट करें तो ये कॉम्प्लीमेंट होता है। वॉज क्या है, लिंकिंग वर्ब, और पेयर क्या है, सब्जेक्ट। जो नॉक डाउन है वो हमें पेयर सब्जेक्ट का हाल बता रहा है। और उसके क्या रूल्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट के, एक तो ये है कि लिंकिंग वर्ब है और दूसरा ये कि इट इज फॉलोड बाय नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। तो इस लिहाज से ये जो जवाब है ये कॉम्प्लीमेंट है। अब इसे अलग नजरिए से देखेंगे। पियर वॉज नॉक डाउन, अगर हम नॉक डाउन को एक वर्ड ना समझें और हर एक वर्ड को अलग अलग वर्ड फॉर्म में देखें तो नॉक क्या है, ये हमारा मेन वर्ब बन जाएगा। किसी को नॉक करना यानी एक तो होता है दरवाजे पे दस्तक देना, वो नॉक होता है, और दूसरा नॉक यानी किसी को गिराना। अब डाउन क्या है, ये एडवर्ब है। वॉज हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और पियर सब्जेक्ट है।
अब एडवर्बियल का क्या रूल होता है? एडवर्बियल का रूल होता है कि जो वर्ब होता है उसके आगे एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज आता है जो हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करता है। तो यहां पर और जो दूसरा रूल है वो क्या है कि वो वर्ब को जब हम ये सवाल पूछते हैं हाउ, वेयर एंड व्हेन, तो हमें हमारा जवाब मिलता है। अब इस केस में अगर हम वेयर का सवाल पूछते हैं हमारे वर्ब को, पियर वॉज नॉक्ड वेयर, यानी वेयर वॉज पियर नॉक्ड, पियर को कहां गिराया गया था, तो जवाब होगा डाउन, कि उसे नीचे गिराया गया था। तो अगर हम इस लॉजिक से देखें तो हमारा जवाब एडवर्बियल होगा। आप प्लीज आपके टीचर से इस जवाब को कंफर्म कर सकते हैं। अगर आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से ये प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम फिर भी अब इसे शॉर्ट में देखते हैं। पिच ब्लेंड वॉज एक्सपेंसिव, पिच ब्लेंड सब्जेक्ट है, वॉज लिंकिंग वर्ब है और एक्सपेंसिव एडजेक्टिव है। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कॉम्प्लीमेंट। द कपल टुक अ फ्लैट, सब्जेक्ट कपल, वर्ब टुक अ फ्लैट, तो ये क्या हुआ? ये है ऑब्जेक्ट। और ये भी ध्यान में रखिए कि यहाँ पर नाउन क्या है? अ फ्लैट, ये दो वर्ड्स को मिलके नाउन है, तो ये इसे बेसिकली हम नाउन फ्रेज कहेंगे। तीसरा है दे मूव्ड कॉशियसली, सक्सेस केम फाइनली। अब यहां पर देखिए क्या हो रहा है, दे सब्जेक्ट है, मूव्ड वर्ब है और कॉशियसली क्या है? ये एडवर्ब है। तो ये क्या हुआ? एडवर्बियल। हमारा अगला सवाल है पिक आउट द कंजंक्शंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से वेदर दे आर सबऑर्डिनेटर्स और कोऑर्डिनेटर्स। ये सवाल का जवाब देने से पहले हम देखते हैं कि सबऑर्डिनेटर्स और कोऑर्डिनेटर्स क्या होते हैं। इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की लिस्ट दी गई है। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल कब होता है? ये जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल जब होता है जब जो एक सेंटेंस होता है उसमें एक मेन क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और उस डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का इस्तेमाल होता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं? जब ऐसा एक जुमला होता है जिसमें अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बगैर वो जुमला लिखा जाए तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं और वो दोनों ही इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं, वो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होते। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने के लिए आप एक इजी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हर एक वर्ड की जो पहला लेटर है उससे बनता है, देखिए ये वर्ड फैन बॉयज, तो आपको जो है फर्क करने में आसानी हो सकती है। पहला सेंटेंस, देयर आर विमेन हु शो एक्सट्रीम करेज। जवाब है हु इज द सबऑर्डिनेटर। यहां पर हमें कोई भी कोऑर्डिनेटर नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप देखेंगे क्या इसमें से कोई फैन बॉयज जो हमने फॉर्मूला बनाया था क्या उसमें कोई आता है? नहीं आता है। तो ये आसानी से हमें पता चलता है कि ये कोऑर्डिनेटर तो नहीं है, ये सबऑर्डिनेटर है। और हमें जो सबऑर्डिनेटर है उसकी लिस्ट में से वर्ड याद रखना है, तो वो कौन सा है? हु। Pitchblende was an extremely expensive substance, so they could not afford to buy. अब देखिए यहां पर कौन सा वर्ड है? आंसर है so, जो कोऑर्डिनेटर है। और कौन से फॉर्मूला से हमें याद आता है? फैन बॉयज फॉर्मूले से। जो एस है वो किसके लिए था? so के लिए। आफ्टर हर डेली हाउस होल्ड वर्क मैरी सेटल डाउन टू स्टडी। जवाब है आफ्टर, जो एक सबऑर्डिनेटर है। Marie wanted to study in Paris, but her father could not afford it. Answer but. क्या है वो? कोऑर्डिनेटर। History is full of chapters that tell of extraordinary people. जवाब क्या है? that, जो कि सबऑर्डिनेटर है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए और ऐसे तमाम वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।